जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज अपने इस YouTube चैनल लक्ष्मी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये जो टॉपिक है हमारा, ये इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अपवाह तंत्र। क्या नाम है? अपवाह तंत्र। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लिख रखे हैं, इस टॉपिक का नाम है अपवाह तंत्र। क्या नाम है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब होता है नदी तंत्र। क्या मतलब होता है ये? नदी तंत्र। तो आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियाँ यानी भारत की जितने भी प्रमुख इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उन सबको हम क्या करेंगे, इस क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, भारत की जो नदियाँ हैं ये दो प्रकार की नदियाँ हैं। कितने प्रकार की नदियाँ हैं? दो प्रकार की नदियाँ हैं। आपको हम बता दें कि इसमें हम लोग बिहार की जो भी नदियाँ हैं उनको हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार का स्पेशल हम क्लास ऑलरेडी आपके बीच में लेके आ चुके हैं और आप लोगों ने बहुत ने उसका वीडियो भी देख रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है बिहार को छोड़ करके हमने बिहार का स्पेशली नदी का टॉपिक बना कर रखा है। ठीक है, इसमें हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ेंगे और भारत में जो नदियाँ पढ़ने वाले हैं, भारत में दो प्रकार की नदियाँ होती है। कितने प्रकार की नदियाँ होती है? दो प्रकार की। एक नदी है आपका हिमालयन नदी और दूसरा आपका है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी। अब हिमालयन नदी क्या है और प्रायद्वीपीय नदी क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग बोर्ड पर बहुत ही कम लिखेंगे, लेकिन ज़्यादा बोल करके समझने का प्रयास करेंगे। तो हम जितना कहते जा रहे हैं आप इस चीज़ को नोट करते जाएं। ठीक है, तो नदियाँ दो प्रकार की होती है। भारत में नदियाँ कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहला कौन सा है? पहला आपका हिमालयन नदियाँ है और दूसरा आपका क्या है? दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हिमालयन नदियाँ क्या है और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, हम लोग इसके बारे में पहले जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, हिमालयन नदियाँ वो नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है। क्या निकलती है? हिमालय से निकलती है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ वो है जो हमारे दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत में बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उसे प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, और उत्तर भारत में जितनी भी नदियाँ हैं उसे हम लोग कहते हैं हिमालयन नदियाँ। हिमालयन नदियाँ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिमालय से ही पानी निकलती है। इसका जितने भी नदियाँ निकलती है, जितना भी इसका उद्गम स्थल है, ये हमारे हिमालय से निकलती है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दक्षिण भारत में जितने भी हैं वह छोटे छोटे प्रायद्वीप जितने पठार हैं उन सबसे नदियाँ निकलती है और वो हमारे नीचे महासागरों में हो जाके मिल जाती है। आप एक चीज जान लीजिए, अब एक वर्ड आता है यहाँ पे उद्गम और एक वर्ड आता है आपका मुहाना। देखिए, एक वर्ड है आपका उद्गम। क्या है ये है उद्गम। उद्गम सबसे पहले आप लोग इस चीज को नोट कीजिए, उद्गम क्या है। आप तो देखिए, नदियां दो प्रकार का, इस चीज को आप समझ लीजिए। नदियां कितने प्रकार के? दो प्रकार के, हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, और उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं उसे हिमालयन नदियां कहते हैं। उसको ऐसा हिमालय नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबका सब क्या है, हिमालय से नदियां पानी निकलती है। तो चलिए देखिए, हम लोग हिमालय का भी थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। जब हिमालय बनाए हैं तो हिमालय के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले उद्गम के बारे में समझ लीजिए। उद्गम क्या है और मुहाना क्या है। देखिए, नदियां जिस जगह से निकलती है यानी जिस जगह से प्रवाहित होना शुरू होती है उसे कहते हैं उद्गम स्थल। क्या कहते हैं उसको? उद्गम स्थल। यानी नदियों का जल जहां से निकलना प्रारंभ करता है उस जगह को हम लोग कहते हैं उद्गम स्थल। क्या कहते हैं उसको? उद्गम स्थल। तो जहां से नदियां निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्गम स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उद्गम स्थल कहते हैं। और जैसे कि हमारा गोदावरी नदी जो है ये नासिक में त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक में त्र्यंबकम पहाड़ी से। हम आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि उद्गम स्थल किसको कहेंगे, किस पॉइंट को कहेंगे। तो देखिए कि जिस जगह से नदियाँ पानी अपना जल का बहाव यानी स्टार्ट करती है, बहना स्टार्टिंग करती है यानी शुरू करती है, उसे कहते हैं उद्गम स्थल। जैसे एग्जाम्पल फॉर कि जैसे मान लिया हमारे गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी का जो पानी निकलना स्टार्ट हुआ वो नासिक में, महाराष्ट्र में जिला एक नासिक है, नासिक में पहाड़ी है त्र्यंबकम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबकम पहाड़ी। तो त्र्यंबकम पहाड़ी से ही उसका पानी का जल निकलना शुरू हुआ, इसलिए त्र्यंबकम पहाड़ी को गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। बात समझ आ गया आपको कि एक नदी का एग्जांपल लिए हम लोग, मान लीजिए गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी कहाँ है? हमारा महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, और नासिक जिले में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है त्र्यंबकम पहाड़ी। त्र्यंबकम पहाड़ी से जो पानी निकलना स्टार्ट हुआ तो वह नदी वो जो नदी कहलाया वो कहलाया गोदावरी नदी। कौन सी नदी कहलाया? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ कहेंगे? त्र्यंबकम पहाड़ी। क्या कहेंगे? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? त्र्यंबकम पहाड़ी। ये आपका हो गया उद्गम स्थल। अब दूसरा वर्ड जो आप जान लीजिए ये है मुहाना। अब मुहाना किसको कहेंगे, थोड़ा हम लोग इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि कभी कदार आपको अगर डायरेक्टली उद्गम स्थल से या मुहाने से अगर प्रश्न दे दिया जाए, पूछ लिया जाए, तो आप उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो चलिए मुहाना को समझते हैं। मुहाना
वह जल क्षेत्र है जहां नदियां जाकर के अपने खुद को अस्थिर कर लेती है, यानी खुद को मिला देती है। यानी कि नदियां आप देखिए उद्गम स्थल से निकली और बहते हुए प्रवाहित होते हुए एक अंततः एक लास्ट में किसी न किसी चीज में जाके वो मिल जाती है। तो जिस जगह में जाके वो मिलेगी उसे कहते हैं उसका मुहाना। उसे क्या कहेंगे? उसका मुहाना। जैसे मुहाना का मतलब हो गया कि वहां जाकर नदियां क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, वहां से उसका जल का समाप्ति हो जाएगा, यानी वहां से उसका कहानी जो है द एंड, यानी उसके बाद उसको नहीं जानेंगे वह नदी है या नहीं है। यानी कहने मतलब नदियां जब समुद्रों में जाके मिल जाती है तो समुद्र में मिलने को हम लोग उसका कहते हैं मुहाना। क्या कहते हैं उसको? मुहाना। समझ गए आप? जैसे गंगा नदी जाकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, जैसे नर्मदा नदी कहाँ गिर जाती है? आपका अरब सागर में गिर जाती है। तो अरब सागर में जाकर जब मिल जाती है, अरब सागर में जब वो मिलती है तो उसी को उसका मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुहाना। तो चलिए हम लोग देखिए भारत का नक्शा बना रखे हैं, और भारत में हम लोग जो हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां हम दो हिस्सों में बांटते हैं। दक्षिण भारत हमारा ये क्षेत्र आपका यहाँ से लेकर के आपको पता है कि विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में हमारा हो गया उत्तरी भारत, और नीचे वाला क्षेत्र जाके हमारा हो गया दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं इसको? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत। ये कौन सा पहाड़ी है? ये विंध्याचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल पर्वत। यानी विंध्याचल पर्वत ही क्या कहते हैं भारत को दो हिस्सों में बांटती है। इधर हमारा उत्तरी भारत और इधर हमारा दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इधर जितनी भी नदियां होंगी उसे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे, इधर जितनी भी नदियां होंगी उसे हम लोग हिमालयी नदियां कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहाना को हम लोग संगम कहते हैं। मुहाना को हम लोग क्या कहते हैं? संगम। मुहाना को एक तरह से दूसरे शब्द हम लोग संगम कहते हैं। चलिए अब एक वर्ड है अपवाह तंत्र। क्या है? अपवाह तंत्र। देखिए हम लिख रखे हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यहाँ हम लोग समझना अपवाह क्षेत्र। क्या समझेंगे? अपवाह क्षेत्र क्या है? देखिए नदियां जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है और अपने मुहाने संगम में जाके मिल जाती है, तो निकलने से लेकर के मिलने तक का जो क्षेत्र उसका होता है उसे कहते हैं अपवाह क्षेत्र। क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र। नदियां जहां से निकलना स्टार्ट किया और जाके अपने मुहाने में जाके जब मिल गया तो निकलने से लेकर के मिलने तक की जो क्षेत्र हो गया उसका, इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे अपवाह क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अपवाह क्षेत्र। तो आपको समझ में आ गया मुहाना का उद्गम क्या हुआ? जहां से नदियां निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। नदियां जहां जाकर मिलती है ना, जिसमें जाकर संगम करती है उसे उसका मुहाना कहते हैं। अपवाह क्षेत्र क्या है? अपवाह क्षेत्र नदियां जहां से निकल करके यानी उद्गम स्थल से लेकर के अपने मुहाने तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अपवाह क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको? अपवाह क्षेत्र। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा एक चौथा पॉइंट को हम लोग समझ लेंगे। नदी को देखिए, नदी का तो कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसको हम लोग समझेंगे। अब एक वर्ड आता है सहायक नदी। सहायक नदी किसे कहेंगे? देखिए सहायक नदी कहने का मतलब हो गया, कहता है कि जब कोई नदियां अपने किसी समुद्र में महासागर में जाकर नहीं मिल पाती है, समुद्र या महासागर में जाकर के नहीं मिल पाती है, तो अपने से जो कोई बड़ी नदी होती है उसमें जाकर के वो मिल जाती है। अपने से बड़ी नदी में क्या होती है? जाकर के वो मिल जाती है। तो कहने का मतलब है जब एक नदियां कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है तो वह छोटी नदी उसका सहायक नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक। मान लेते हैं यहाँ से एक नदी बहाना स्टार्ट हुआ और ऐसे करके बह रहा है, और इधर से एक छोटा नदी यहाँ से बह करके इसमें जाकर मिल गया, ये बड़ी नदी है और ये कोई छोटी नदी है। यानी जब कोई नदियां महासागरों तक या समुद्रों में जाकर के नहीं पहुंच पाए बल्कि जाकर किसी दूसरी नदी में जाकर के मिल जाए तो इस छोटी नदी को हम लोग कहेंगे सहायक नदी। क्या कहेंगे उसको? सहायक नदी। बात समझ में आ गया आपको? सहायक नदी क्या है? जब कोई नदी किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाए, ठीक है, जब कोई नदी दूसरी नदी में मिल जाए, अब देखिए मिलेगा कौन? छोटा जो नदी है वही मिलेगा। बड़ा नदी तो ऑटोमेटिक वो बह करके उसके साथ में उसको अपने में मिला लेगा, जो अगर बड़ा होगा तो उसको अपने में मिला लेगा, लेकिन बड़ा नदी नहीं बल्कि छोटा नदी हमेशा जाकर के मिलता है। जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी मिलती है तो इस छोटी नदी को हम लोग कहते हैं सहायक नदी। क्या कहते हैं? सहायक नदी। आपको बिहार वाले टॉपिक में, बिहार में जब गंगा नदी के बारे में पढ़ाए थे तो गंगा की सहायक नदी आपको पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं, आपको अच्छी तरह से याद भी है और अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। अब चलिए ये तो आपका हो गया ये मेन पॉइंट, सहायक नदी, उद्गम स्थल, मुहाना, अपवाह क्षेत्र, ये सब आप समझ चुके हैं। अब देखिए हम क्या पता है आपको? हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अब हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी। अब देखिए पहले दोनों में मुख्य रूप से अंतर हम लोग समझते हैं। हिमालयी नदी किसे कहते हैं और प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं तो समझ चुके हैं आप, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को हम लोग समझते हैं। अब देखिए हिमालयी नदी में क्या होता है? इसमें हिम और वर्षा दोनों का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है? हिम प्लस वर्षा
यानी दोनों से बनती है। हिमालयन नदियां जितना भी है सब के सब हिम से और वर्षा से। हिम का मतलब बर्फ, हिम का मतलब बर्फ। बर्फ जब पिघलती है तो उससे भी जल का बहाव होता है, और जब वर्षा होती है तो उससे भी जल का बहाव होता है। तो कहने का मतलब है हिमालयन नदियां जितनी भी नदियां हैं सब के सब में हिम और वर्षा दोनों की जल की मात्रा होती है। हम यहाँ लिखे हुए हैं हिम प्लस वर्षा, हिम के भी पानी होता है और वर्षा का भी पानी। कहने का मतलब है हिमालयन नदियां जितनी भी है इसमें सालों भर वर्षा होती है, मतलब सालों भर पानी होती है। क्या होती है? सालों भर पानी होती है। इसको कहते हैं 12 मासी। इसको क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? हिम प्लस वर्षा। इसमें क्या होता है? सिर्फ वर्षा। ये होता है 12 मासी, 12 मासी, 12 मासी। और इसमें एकमात्र कावेरी नदी है, कावेरी नदी जो है जो कि 12 मासी होता है, 12 मासी। आपको याद रखना है कावेरी एक अपवाद में है जो कि 12 मासी है। बाकी बात ये क्या है, ये सिर्फ ये क्या होता है? ये बरसाती है। ये क्या इसको कहते हैं? इसको कहते हैं बरसाती। इसको बरसाती नदियां कहते हैं, इसको 12 मासी नदियां कहते हैं। इसको 12 मासी नदियां कहेंगे, इसको बरसाती नदियां कहेंगे। ये इसमें हिम प्लस वर्षा दोनों होती है, इसमें केवल वर्षा होती है। कावेरी नदी का अपवाद है जो कि 12 मासी है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कावेरी नदी है जो कि वो क्या है? 12 मासी नदी। उसमें नदी, उस नदी में जो है जल का क्षेत्र यानी सालों भर भरा पड़ा रहता है। आपको याद रखना है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया? देखिए हिमालय नदियों में जितनी भी नदियां हिमालय से निकलने वाली उसमें बर्फ पिघल पिघल के भी पानी हमेशा भरी रहती है, और जब बरसात का समय आता है तो बारिश का भी पानी उसमें भरी रहती है। यानी हिमालयन नदियों में कभी जल का सुखाव नहीं होता है। हिमालयन नदियां कभी भी जल का सुखाव नहीं होती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती है उसमें जल का सुखाव हो जाता है, यानी नदियां सूख जाती है। यानी जब गर्मी का मौसम आता है तो नदियां क्या धीरे धीरे अपना जल को मतलब सीमित करते करते वो सूख जाती है। एकमात्र नदी कावेरी है जिसमें कि सालों भर वहां पे जल देखने के लिए मिलता है। आपको याद रखना है इस चीज को। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या हो रहा है। इसको कहते हैं 12 मासी। 12 मासी क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 12 महीना इसमें जल रहता है। और इसको क्या कहते हैं? बरसाती नदियां, क्योंकि इसमें सिर्फ बारिश जब होती है तभी नदियों में जल का क्षेत्र देखने के लिए मिलता है आपको। चलिए ये मुख्य रूप से अंतर हो जाता है आपके हिमालयी नदियों एवं प्रायद्वीपीय नदियों में। हिमालयी नदियां किसको कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यानी इधर वाला को हम लोग कहते हैं मौसमी नदी। इसको क्या कहते हैं? मौसमी नदी। इसको कहते हैं 12 मासी नदी। मौसमी नदी और 12 मासी नदी कहते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये जो नदियां होती है हिमालयन नदियां क्या होती है? ये युवा अवस्था में होती है। युवा अवस्था। जबकि इधर वाला जो नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये प्रौढ़ावस्था में होती है। प्रौढ़ावस्था। अब देखिए युवावस्था प्रौढ़ावस्था में समझते हैं क्या अंतर है। हिमालयन नदियां जो होती है, हिमालयन नदियां और ये हो गया प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय और प्रायद्वीपीय। हिमालय नदियां क्या होती है? युवा अवस्था में होती है। ये अपर्दन करती है। क्या करती है? अपर्दन। और ये अपर्दन नहीं करती है। ये क्या करती है? डेल्टा बनाती है। डेल्टा ये भी बनाती है लेकिन ये अपर्दन करती है। देखिए जो युवा होता है, युवा का मतलब क्या होता है? इसका जल जो है एकदम पूरा तीव्र गति से बहता है। हिमालय नदियों का जल जो है ये युवावस्था में नदियां हैं और ये बहुत ही उमंग एवं तरंग से लहरों के साथ चलती है। और लहरों से जब चलती है तो अपने साथ में काट छांट करते हुए चलती है। यानी मिट्टी को काट उठ करके मतलब अपने साथ में गाद को बहा के लेके चलती है। तो मिट्टियों को जब काट छांट के जब अपने साथ लेके चलती है तो उसी को कहते हैं अपर्दन करना। उसे क्या कहते हैं? अपर्दन करना। नदियां जब अपने जल के साथ में मिट्टी, बालू, रेत, कंकड़ को बहा करके काट कर साथ में लेके जब चलती है, गाद लेके चलती है, उसे कहते हैं अपर्दन करना। उसे क्या कहते हैं? अपर्दन करना। इसलिए कहते हैं ये अपर्दन करती है। हिमालय नदियां क्या होती है? अपर्दन करती है। और ये युवावस्था में, किस अवस्था में? युवावस्था में। अब देखिए प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है? ये प्रौढ़ावस्था में। क्या प्रौढ़ावस्था मतलब क्या हो गया? ये मतलब समझ लीजिए ये नदियां धीरे धीरे एकदम बुढ़ापा की ओर है। ये नदियां कभी सूख जाती है, कभी बारिश आती है तो फिर पानी भर जाती है। इन नदियों का उतना ज्यादा इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही कमजोर पड़ जाती है। इसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं, इसको युवावस्था कहते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? आपको 4-5 अंतर हम बता दिए हिमालयन नदियां एवं प्रायद्वीपीय नदियां में क्या क्या अंतर है। चलिए अब हम लोग एक चीज जान लीजिए, हिमालय कहाँ से कहाँ तक है आपको पता है। यहाँ ऐसे करके इस तरह से अगर खींच दिया जाए लाइन तो ये हमारा हिमालय है। ये क्या हमारा आ जाता है? हिमालय। आपको बस याद रखना है कि ये हिमालय हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ से ऐसे करके ये हमारा क्या है? हिमालय है। तो इनसे जितनी भी नदियां निकलेगी इसको हम लोग हिमालयी नदियां कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हिमालयी नदियां कहेंगे। आप नक्शा एक बार अच्छी तरह से बनाया कीजिए, ठीक है? नक्शा जब बनेगा और आपको मजा आएगा पढ़ने में भी, ठीक है?
चलिए, ये हो गया आपका हिमालय पर्वत देख रहे हैं आप, इस तरह से ये हिमालय पर्वत श्रेणियां है और इसी से जितना भी नदियां निकलेगी, चाहे इधर से जहां से भी निकले, आपको पता है ये नक्शा है। और जब हिमालय होता है वो खड़ा पहाड़ इस प्रकार का, ऐसे कैसे करके पूरी तरह से ऐसे करके, तो उसमें से क्या होगा, पानी जब निकलेगा तो पूरा बहुत ही तीव्र धार से वो बहेगी, ठीक है, इसलिए कहते हैं युवावस्था। और ये क्या करती है, अपर्दन करती है। तो चलिए हम लोग बस समझ लीजिए हिमालय नदी यहाँ से, हिमालय का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग नदी को पढ़ने वाले हैं तो नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। हिमालय और प्रायद्वीपीय आप समझ चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके नदियां का स्टार्ट करेंगे कहानी, और नदियों को हम लोग पढ़ते पढ़ते पूरी तरह से नदी को खत्म कर देंगे। हम लोग आज के टॉपिक में जो है हिमालय नदियां को ही कवर करेंगे, और जो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियों को। सिर्फ अगर एक ही वीडियो में दोनों करेंगे तो टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाएगा, और हम लोगों को ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं करना है, ठीक है। चलिए आप समझ लीजिए, इधर आपका बंगाल खाड़ी है, ये क्या है, ये जो जल क्षेत्र देख रहे हैं, ये जल क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ये बंगाल खाड़ी है। इधर का जो जल क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये आपका जल क्षेत्र है, ये पूरा ये आपका अरब सागर हो गया। और नीचे आप देख रहे हैं ये हिंद महासागर, नीचे क्या आपका हिंद महासागर है। चलिए सबसे पहले आप लोग जानिए गंगा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, गंगा नदी। आप जान रहे हैं कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये आपका है उत्तराखंड, ये आपका क्या है, उत्तराखंड। आप बता दें उत्तराखंड जो है 2000 ईस्वी में यूपी से कट करके अलग हुआ। उत्तराखंड क्या हुआ, बिहार यूपी से कट करके 2000 ईस्वी में उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, आपको याद रखना है 2000 ईस्वी में। तो चलिए ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये आपका उत्तराखंड है। आपको बनाना नहीं है, या बनाना है तो बना भी सकते हैं, हम तो इसको फिर मिटाएंगे। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ये आपका क्षेत्र क्या है, उत्तराखंड है। ये क्या आपका उत्तराखंड है, ठीक है। अब चलिए उत्तराखंड में क्या है, एक गोमुख है, गंगा नदी जो है, यहाँ पे एक बद्रीनाथ, यहाँ क्या है, बद्रीनाथ। आपको लिखना है यहाँ पे, यह है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आपको लिखना है अब यहाँ से बद्रीनाथ, ठीक है। और दूसरे साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका है गोमुख, गोमुख, ये आपका गोमुख हो गया और ये आपका हो गया बद्रीनाथ, ठीक है। ये दोनों क्षेत्र कहाँ है, उत्तराखंड में, दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में। अब यहीं से निकलने वाली है दो जलधाराएं, क्या निकलती है, दो नदियां, एक निकलेगा भागीरथी और एक निकलेगा अलकनंदा। एक क्या निकलेगा, भागीरथी, दूसरा क्या निकलेगा, अलकनंदा। तो यहाँ से निकलेगा भागीरथी, यहाँ से क्या निकलेगा, भागीरथी, और यहाँ से क्या निकलेगा, अलकनंदा। ये देख रहे हैं ये दोनों मिलेगा यहाँ पे, और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है, देवप्रयाग। आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ से उत्तराखंड में ये क्षेत्र जो है ये दोनों कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में ही मिलेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये दोनों कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में ही मिल जाएगा, और इसका नाम है देवप्रयाग। आप छोटा करके लिखे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां बनने वाली है, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करें कि बड़ा बड़ा लिख दें, पता चलेगा फिर आपको जगह ही नहीं बचा लिखने के लिए। ये आपको क्या हो गया, देवप्रयाग हो गया, ये बद्रीनाथ और ये गोमुख ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ये जो नदी देख रहे हैं ये है आपका अलकनंदा, अलकनंदा, और ये जो देख रहे हैं ये आपका है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां कहाँ मिल गई, देवप्रयाग में, ठीक है। कहाँ मिल गई, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से जब बन करके दोनों मिल करके जब धाराएं बह रही है तब इसको कहते हैं गंगा। यहीं पे क्या कहलाएगी, ये गंगा कहलाएगी, गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ बन गई, देवप्रयाग में। आपको याद रखना है गंगा की दो नदियों का संगम है, अलकनंदा एवं भागीरथी, अलकनंदा एवं भागीरथी। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम से जो बनती है नदी उसे बोलते हैं हम लोग गंगा बोलते हैं, ठीक है। आपको बता दें गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है, 2500 मीटर। कितना है, 2500 किलोमीटर, याद रखना है आपको। ये नदी ऐसे करके बहते हुए ये हमारा घुस जाएगा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, बिहार होते हुए। कहाँ से, बिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी ऐसे करके, और झारखंड का सीमा बनाते हुए ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद ये हमारे बांग्लादेश में करके प्रवेश करती हुई ये हमारे बंगाल खाड़ी में चली जाएगी। ये आपको देख रही है गंगा नदी। कौन नदी हो गया, गंगा नदी। अब सब गंगा नदी के बारे में थोड़ा डिटेल विस्तार से हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग गंगा नदी को देख लिए। गंगा नदी कैसे बना, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी दोनों जब मिला कहाँ मिला, देवप्रयाग में। कहाँ मिला आपको, देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर कहाँ पे, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से क्या बन गई, गंगा। गंगा नदी ऐसे बहते हुए हमारा यूपी पर उत्तर प्रदेश, देखिए पहले कहाँ, उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड में गंगा बन करके देवप्रयाग में गंगा बन गई, और वहां से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए हमारा बिहार, और बिहार से हमारा झारखंड होते हुए झारखंड में सीमा बनाते हुए ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से कहाँ चली गई है, बांग्लादेश में। कहाँ चली गई, बांग्लादेश में। यानी ये देखिए आपका कहाँ कहाँ बह गया, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड का सीमा बनाता है। झारखंड में प्रवेश थोड़ा सा करेगा साहेबगंज जिला में, बाकी बात ये जो है झारखंड प्रवेश करते हुए सीमा बनाते हुए, बॉर्डर बनाते हुए, पश्चिम और झारखंड की सीमा बनाते हुए क्या करेगी, हमारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, बांग्लादेश में।
ये आपको कौन सा नदी हो गया, गंगा नदी। कौन सा नदी हो गया, गंगा नदी। आपको ध्यान रखना है गंगा नदी कहाँ से बना, अलकनंदा एवं भागीरथी। अलकनंदा एवं भागीरथी के मिलने से क्या बन गया, गंगा बन गया। आपको पता है कि बिहार में गंगा नदी में बहुत सारी नदियां मिलेगी, उसके लिए आपको पिछला वीडियो जो हमारा देख लीजिए, आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बिहार की प्रमुख नदियां, बिहार की प्रमुख नदियां में गंगा की कौन कौन सी नदियां है, स्पेशली वो बिहार का टॉपिक है, उसको आप एक बार जाकर के जरूर देखें, वो आपका बिहार एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका गंगा नदी। अब बता दें इस प्रकार से गंगा नदी के बारे में, तो हाँ अब कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आप लिखते जाएं। देखिए हम बोर्ड पे कम लिखेंगे। गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी का घोषित किया गया 2008 ईस्वी में। कब किया गया, 2008 ईस्वी में। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में, राष्ट्रीय नदी के रूप में जो मान्यता मिला है 2008 ईस्वी में। याद रखना है कि 2008 ईस्वी में गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। गंगा लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। यह इसका राष्ट्रीय नदी का घोषित किया गया 2008 ईस्वी में। और आपको साथ साथ में ये भी लिखना है कि गंगा किन दो नदियों से संगम से मिलता है, अलकनंदा एवं भागीरथी। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम से देव प्रयाग में ये गंगा बनती है। और गंगा उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर हमारा बिहार, और बिहार से फिर हमारा झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से जाकर चले गई बांग्लादेश में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब ये नदियां जाती है, ये दो क्षेत्रों में, दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से ये टूट करके ये दो भागों में बढ़ जाएगी, एक भाग में जाएंगे ऐसे करके, और एक जा करके इस प्रकार से ये पूरब की ओर बहते हुए ये ऐसे करती रहेगी। तो यहाँ जब पश्चिम बंगाल में जब ये प्रवेश करेगी, तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद इसका जलधारा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक जलधारा आ जाता है आपका हुगली नदी कहलाता है, दूसरा कहलाता है आपका भागीरथी। एक है हुगली और दूसरा क्या है, भागीरथी। आपको याद रखना है गंगा नदी, देखिए भागीरथी इसको उत्तराखंड में भागीरथी कहते थे, और क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में इसको भागीरथी कहा गया। गंगा नदी का दो जलधारा बढ़ गया, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक आपका हुगली नदी और दूसरा आपका क्या हो गया, भागीरथी नदी। तो हुगली हो गया आपका डायरेक्टली बंगाल खाड़ी में मिल जाएगा, हुगली कहाँ मिल जाएगा, बंगाल खाड़ी में। और जबकि ये जो आपका है भागीरथी जो है, वो भागीरथी जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। भागीरथी कहाँ प्रवेश कर जाएगी, बांग्लादेश में। चलिए ठीक है। इसके अलावा जो है गंगा के बारे में क्या क्या बताएं। गंगा की राष्ट्रीय राजधानी का, गंगा को राष्ट्रीय जल जो है, जल मतलब नदी जो है, कब घोषित किया गया, 2008 ईस्वी में। कब हुआ, 2008 ईस्वी में। और आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 ईस्वी में, चलिए हम इधर लिखते हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 ईस्वी में गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया है। जीवित मानव का दर्जा दिया है। आपको इसको नोट करना है। क्या नोट करना है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 ईस्वी में गंगा और यमुना ये दोनों नदियों को, गंगा और यमुना नदियों को जीवित मानव का दर्जा दिया है, जीवित मानव का दर्जा दिया है। चलिए ठीक है। लिख लिया आप इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। आप अगर नहीं लिख पाए तो क्या कीजिए, अब वीडियो को कभी कभी रोक करके उसके बाद आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ कहाँ हो गया आपका, ये देख रहे बद्रीनाथ। ये जो आप हिमानी देख रहे हैं ना, इसका नाम है संतोपत हिमानी। आप इसको लिखिए कि बद्रीनाथ में जगह, ये बद्रीनाथ जगह है, ठीक है। और ये जो गौमुख है, ये मतलब ये जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं संतोपत हिमानी। क्या बोलते हैं, संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से आपका निकलेगा अलकनंदा। क्या निकलेगा, अलकनंदा। और गौमुख हिमानी से निकलेगा आपका भागीरथी। आपको बता दें कि गंगा नदी उत्तराखंड में जब ये बहती है, आप लिखिए इस चीज को, गंगा नदी उत्तराखंड में जब बहती है तो ये पर्वतीय ढलानों में बहती है। कैसे बहती है, पर्वतीय ढलानों में। यानी कि आपको ये लिखना है कि गंगा नदी उत्तराखंड में पर्वतीय ढलानों में बहती है। और इसके अलावा जो हरिद्वार में जब ये प्रवेश करती है, हरिद्वार यानी उत्तर प्रदेश, हरिद्वार यानी कि उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है, तब ये मैदानी भागों में। आपको कभी कभी देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी मैदानी भागों में कब बहना स्टार्ट करती है, हरिद्वार में मिलने के बाद, हरिद्वार में प्रवेश करती है।
गंगा नदी उत्तराखंड में किस तरह से बहती है? ये पर्वतीय ढलानों में, पहाड़ी ढलानों में बहती है, ठीक है। और जब हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश हरिद्वार में जब प्रवेश करती है तब ये मैदानी भागों में समतल रूप से ये बहना स्टार्ट करती है। आपको याद रखना है कि गंगा नदी उत्तराखंड में पर्वतीय ढलानों में इस तरह से बहती है और जब हरिद्वार में प्रवेश करती है तब ये समतल मैदानों में बहती है। आपको लिखना है इस चीज को, हरिद्वार में गंगा नदी समतल मैदानी भागों में प्रवेश करती है और वहां से चौड़ी होकर के एकदम पूरी तरह से ये बहना स्टार्ट करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई आप लिख लीजिए 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना हो गया? 2500 किलोमीटर। आपको बता दें कि उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो प्रवेश करती है बिजनौर जिला में। आपको लिखना है गंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में प्रवेश करती है। आप इसको नोट कीजिए, गंगा नदी जो है ना उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर जिला में। ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न जो है आपको पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा जो उत्तर प्रदेश के किस जिला में प्रवेश करती है? बिजनौर जिला में प्रवेश करती है, ठीक है। और गंगा नदी मैदानी व समतल में कब होती है? जब हरिद्वार में आती है तब ये जाके समतल होकर के बहती है। चलिए इसके बाद आप बात करें, उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद में ये उत्तर प्रदेश का बलिया होते हुए, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया, तो बलिया जिला होते हुए हमारे बिहार में प्रवेश करेगी। कहाँ प्रवेश करेगी? बिहार में। और बिहार में आपको लिख लेना है बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करेगा। बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करेगा। कहाँ करेगा? बिहार के बक्सर जिला में। आपको बता दें साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के 28 जिला में बहती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिला में ये बहेगी। उत्तर प्रदेश कितना जिला में? 28 जिला में। और बिहार के आपके 12 जिला में, गंगा नदी बहेगी। ये भी हम स्पेशली गंगा को ही पढ़ रहे हैं पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश के ये 28 जिला में होकर के ये बहते हुए हमारे बिहार प्रवेश करती है। बिहार में कहाँ प्रवेश करेगी? बक्सर जिला में। कहाँ प्रवेश करेगी? बक्सर जिला में। और बिहार का 12 जिला में प्रवेश करते हुए ये हमारा झारखंड का सीमा बनाते हुए ये हमारा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश में। तो चलिए आपको बिहार का जो 12 जिला है कौन कौन से आपको याद बता दें। पहले तो आप जान रहे हैं कि बिहार का नक्शा दिमाग में घुमाइए। पहले बक्सर, कौन है? बक्सर। उसके बाद में है भोजपुर, बक्सर भोजपुर, फिर सारण, बक्सर भोजपुर सारण, फिर पटना के साइड में हो गया आपका वैशाली बगल में समस्तीपुर में इधर आप आ जाइएगा तो आप आ जाइएगा लखीसराय, उधर आपका है बेगूसराय। इसके बाद में इधर आ जाएगा मुंगेर, उधर आ जाएगा खगड़िया आपका, फिर भागलपुर होते हुए चला जाएगा आपका कहाँ पे? भागलपुर के बाद में कटिहार में प्रवेश करती है। कटिहार में हल्का से कटिहार प्रवेश करेगी और कटिहार प्रवेश करते हुए आपका साहेबगंज होते हुए मतलब झारखंड प्रवेश का सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में निकल जाएगा। आपको 12 जिला दिमाग में घूम गया? कौन कौन जिला हो गया? आप लिख लीजिए बक्सर आरा को हम लोग भोजपुर कहते हैं। बक्सर को हम लोग क्या कहते हैं? बक्सर के बाद में भोजपुर को में एक जगह आरा में प्रवेश कर जाएगा। बक्सर भोजपुर सिवान पटना, 4 हो गए। बक्सर भोजपुर सिवान पटना ये 4 हो गया। बक्सर भोजपुर सिवान पटना ये 4 हो गया। इस पर में वैशाली समस्तीपुर 6 हो गया। फिर आपका हो जाएगा लखीसराय बेगूसराय, कितना हो गया? 8। इस पर आपको याद रखना है कि मुंगेर खगड़िया 10, भागलपुर कटिहार 12, यानी आपका 12 जिला आपका हो गया। 12 जिला में आपका गंगा नदी प्रवेश करेगी बिहार में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के 28 जिला में, तो उत्तर प्रदेश का जिला आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद रखिए 28 जिला से होकर के बहेगी। बिहार का 12 जिला आपको बता दिए कौन कौन से बिहार का 12 जिला है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं गंगा नदी से संबंधित कहानी में। इसके बाद कहाँ पहुंच जाएगी? ये पश्चिम बंगाल में इसकी जलधारा 200 बढ़ जाती है, 200 बढ़ जाएगी। इधर ऊपर पूरब की ओर बहने वाली धारा को हम लोग कहेंगे भागीरथी। इसको क्या कहते हैं? इधर भागीरथी आएगी, भागीरथी आपको लिख लेना है। पूरब की ओर बहने वाली भागीरथी, इधर आएगा आपका हुगली, ये आपका हुगली नदी आ जाएगा, उधर आ जाएगा आपका भागीरथी नदी। तो गंगा नदी इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो उत्तराखंड में भागीरथी था और फिर बंगाल में भी आकर के भागीरथी। आपको इस चीज को याद रखना है कि गंगा नदी को 2 राज्य में, एक पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका गंगा नदी की पूरी तरह से कहानी था, ठीक है। गंगा नदी से जितना भी प्रश्न था, जो प्रश्न बनने लायक था उसको हमने आपको लिखवा दिया है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर। चलिए ठीक है, और आप इस तरह से नक्शा में गंगा नदी को बना लीजिए। गंगा से 2-3 पॉइंट और भी आपको जानना है कि पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं? भागीरथी। पश्चिम बंगाल में क्या कहेंगे? इसको भागीरथी कहेंगे। लेकिन जैसे ही ये आपका
बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, ये बन जाएगा पद्मा। क्या बन जाएगा? पद्मा। याद रखना है आपको कि बंगाल में इसको क्या कहते हैं? भागीरथी। भागीरथी। और जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगा बांग्लादेश, तो ये बन जाएगा पद्मा। क्या बन जाएगा? पद्मा। क्या बन जाएगा? ये पद्मा बन जाएगा। ये गंगा के बारे में करें। गंगा नदी को बंगाल में 2 बार जलधारा टूट जाएगा, तो पूर्व की ओर जो बहेगा उसको हम लोग कहेंगे भागीरथी, और इधर जो पश्चिम की ओर जो बहेगा इसे हम लोग कहेंगे क्या? कौन सा नदी कहेंगे? इसको कहेंगे हुगली। इसे क्या कहेंगे? हुगली। हुगली डायरेक्टली जाकर के कहाँ मिल जाएगी? ये बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी। लेकिन भागीरथी जो है क्या, वो चल जाएगी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में उसको कहते हैं भागीरथी। बांग्लादेश में क्या कहेंगे उसको? बांग्लादेश में उसको कहेंगे पद्मा। क्या कहेंगे? पद्मा। और पद्मा जाकर के मिल जाएगा आपको मेघना में। किसमें मिल जाएगा? मेघना में। और मेघना से जब मिलेगी तो दोनों मिल करके आगे चल करके मेघना बन करके कहाँ गिर जाएगी? वो बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी। चलिए ठीक है। दो 2008 में इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय जल मतलब राष्ट्रीय नदी के रूप में इसको घोषित किया गया, दर्जा दिया गया। गंगा आपको कहाँ बन गया? ये देवप्रयाग में। ठीक है। इसके अलावा देखिए गंगा के बारे में थोड़ा सा समझा दें आपको। उत्तराखंड में और भी जलधाराएं मिलेगी, जो कि क्या क्या है हम साइड में लिख देते हैं। जैसे कि देखिए प्रयाग का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है देव प्रयाग। प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रयाग का मतलब होता है 2 नदियों का संगम। 2 नदियों का संगम। जब 2 नदी जिस जगह मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रयाग। क्या कहते हैं उसको? प्रयाग। 2 नदियों का जहाँ संगम होता है उस संगम को हम लोग बोलते हैं प्रयाग बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रयाग। आपको प्रयाग से याद रखना है आपको 2-3 पॉइंट। जैसे नंबर 1 है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। दूसरा आपको याद रखना है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। तीसरा आपको रखना है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। चौथा आपको लिखना है रुद्र प्रयाग। और 5वां लिखना है आपका देव प्रयाग। ठीक है। तो देवप्रयाग के बारे में जानते हैं। देवप्रयाग में क्या बन जाएगी? गंगा बन जाएगी। चलिए देखिए विष्णु प्रयाग में कौन 2 नदियां मिलेगा। ठीक है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां मिलेगा सबको हम लोग बता देते हैं आपको। विष्णु प्रयाग में आपका धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा प्लस अलकनंदा। देखिए क्या होता है कि अलकनंदा इधर से बह करके निकलना स्टार्ट किया। ठीक है। और इधर से क्या होगा? एक नदी आएगा। चलिए देखिए आप समझ लीजिए इस चीज को। यहाँ से बता रहे हैं इधर से एक नदी आएगा, और ये नदी है कौन सा? आपका धौली गंगा। ये कौन सा है? धौली गंगा। ये आपका हम डी लिख रहे हैं। धौली गंगा और डी दिखा रहे हैं। डी हो गया धौली गंगा। डी क्या हो गया आपका? धौली गंगा। और ये आपका है अलकनंदा। ये क्या हम समझ लिए? अलकनंदा। अलकनंदा को ए लिख रहे हैं। ठीक है। ए इधर से निकल के आ रहा है। ए मतलब हो गया अलकनंदा। ये क्या हो गया आपका? अलकनंदा। हम शॉर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको समझ लीजिए। A फोर अलकनंदा हो गया, D फोर हो गया धौली गंगा। ये दोनों मिल गया यहाँ पे। ये आपका कहला जाएगा क्षेत्र विष्णु प्रयाग। क्या कहलाएगा? भी, यानी कि विष्णु प्रयाग। भी क्या कहलाएगा? विष्णु प्रयाग कहलाएगा। नंद प्रयाग में क्या होगा आपका? इधर आपका नंदाकिनी और अलकनंदा। देखिए एक और आएगा इधर से, यहाँ से क्षेत्र आएगा। ये आपका हो गया नंदाकिनी। कौन सा नदी है? नंदाकिनी। यहाँ हम लिख रहे हैं नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। यानी कि नंदाकिनी अलकनंदा में जब प्रवेश करती है तो वह जगह कहलाता है नंद प्रयाग। क्या कहलाता है? ये नंद प्रयाग। ये आकर कैसे करके यहाँ मिल जाएगा, ये आपका जाएगा नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी है और नंद प्रयाग जगह है। नंदाकिनी नदी है और नंद प्रयाग जगह है। नंद प्रयाग और नंदाकिनी, नंद प्रयाग और नंदाकिनी। आप थोड़ा बड़ा फिगर में बनाइए, या ऐसा कीजिए गंगा को स्पेशली दूसरा पेज में लेके सिर्फ गंगा को लिख लीजिए। अच्छी तरह से आपको याद रह जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको भारत का नक्शा में ही दिखाना है आपको। ठीक है। हम तो सिर्फ समझा रहे हैं आपको। ये सारा उत्तराखंड का खेल है। ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। कर्ण प्रयाग में आपको याद रखना है पिंडार प्लस अलकनंदा। पिंडार प्लस अलकनंदा। पिंडार अलकनंदा जब मिलेगा तब जाकर के बन जाएगा आपका कर्ण प्रयाग। एक नदी ऐसे करके यहाँ से आएगा, ये है पिंडार, और ऐसे करके आएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण प्रयाग। क्या कहलाएगा? कर्ण प्रयाग। यहाँ जो देख रहे हैं इधर मिल रहा है जहाँ पे, ये आपका है प्रयाग। क्या कहलाएगा? प्रयाग। या हो गया विष्णु प्रयाग। या देखिए ये पहला बिंदु हो गया आपका विष्णु प्रयाग। चलिए हम रेड कलर से मार्किंग करते हैं। ये आपका हो गया विष्णु प्रयाग। ये क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। ये आपका हो गया नंद प्रयाग। ये क्या हो गया? नंद प्रयाग। और ये हो गया आपका कर्ण प्रयाग। ध्यान रखना है आपको। और ये आप नीचे से देख रहे हैं, ये आपका देव प्रयाग। अब इसमें एक और मिलेगा। अभी कर्ण प्रयाग हुआ है, रुद्र प्रयाग में आपको मिलेगा मंदाकिनी और अलकनंदा। यहाँ क्या मिलेगा? मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा का बात करेंगे, यहां से ऐसे करते हुए
ये मंदाकिनी आया और यहाँ पे मिला, तो ये कहा जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। क्या कहलाएगा? आर, आर फॉर रुद्र। ये हो गया रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में कौन कौन मिल गया? मंदाकिनी और अलकनंदा। ये नदियां देख रहे हैं ऊपर से जो बहते हुए आ रही है, ऊपर से सिर्फ अलकनंदा क्या आ रही है? अलकनंदा। ये अलकनंदा ऐसे बहते हुए आ रही है यहाँ तक आ गया अलकनंदा, ठीक है। और इधर से आया आपका भागीरथी, ये क्या आ गया? भागीरथी। और कहाँ मिल गया? ये देवप्रयाग में। और यहाँ से गंगा बन करके निकलेगी, गंगा बन करके आगे ये चलेगी, यहाँ से गंगा बन करके ये चलेगी। आपको याद रखना, ये क्या होगा? आपका हो गया मंदाकिनी। ये क्या हो गया? मंदाकिनी। ये आपका पी से क्या हो गया? आपका पी से आपका हो गया पिंडार नदी। पी से क्या हो गया? आपका पिंडार नदी। एन से क्या हो गया? आपका नंदाकिनी। एन से क्या हो गया? नंदाकिनी। और डी से क्या होगा? आपका धौली गंगा। डी से क्या होगा? आपका धौली गंगा। ये सभी नदियां इधर से बहते हुए कहाँ मिल गई? अलकनंदा में। किसमें मिल गई? अलकनंदा में। अलकनंदा में जहां जहां मिला वो जगह जो संगम हुआ, उसी संगम को हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ये आपका हो गया कर्ण प्रयाग, ये हो गया रुद्र प्रयाग, ये आपका हो गया देव प्रयाग। याद रखना है। अलकनंदा गंगा बनने से पहले जो है उसमें 1 2 3 4 नदियां आकर के मिलेगी। गंगा बनने से पहले अलकनंदा क्या होती है? 4 नदियों से वो मिल करके उधर से उजल लेकर के आती है। तो याद रखना है आपको, इसको याद ये रखना है कि विष्णु प्रयाग किसको कहेंगे? धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलेगा तब इसको कहेंगे हम लोग विष्णु प्रयाग। तो याद रखने का देखिए ट्रिक क्या बताएंगे आपको। पता है कि विष्णु जी रहता है समुद्र में। विष्णु जी कहाँ रहते हैं? समुद्र में सोए वैसे करके। तो विष्णु का पैर को क्या करता है? धोता है। विष्णु पैर को क्या, एक नदी तो आपको पता है क्या है? अलकनंदा। एक नदी आपको अच्छी तरह से पता है, अलकनंदा ही आ रहा है उधर से। बाकी दूसरा नदी को याद रखना है आपको। विष्णु का पैर क्या करता है? धोया जाता है। गंगा, धौली गंगा। धौली का मतलब क्या? धोना। पैर को क्या कर रहा है? धोना। तो विष्णु के पैर को धो लिया। विष्णु पैर को क्या कर लिया? धो लिया, ठीक है। तो विष्णु पैर को धो लिया, यानी धौली मिल गया अलकनंदा से, ठीक है। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में देखिए नंद में है नंदाकिनी। नंद में क्या है? नंदाकिनी। नंद नंद दोनों सेम है। नंद और नंदाकिनी, नंदा नंदाकिनी, नंद नंदाकिनी, नंद नंदाकिनी, इस तरह से आपको बोलना है। नंद नंदाकिनी यानी नंद प्रयाग में क्या मिल गया? नंदाकिनी मिल गया, ठीक है। वो अलकनंदा आपको याद ही रहेगा। कर्ण प्रयाग आपको बता दें कि महाभारत में कर्ण ने क्या किया? पिंडारी समुदाय था। पिंडारी क्या था? समुदाय। और पूरा पिंडारियों को मार गिराया था, ठीक है। पिंडारियों का उन्मूलन कर दिया था कर्ण ने महाभारत में। तो आपको याद रखना है कि पिंडारियों को कौन मार गिराया था? तो कर्ण। कौन गिराया था? कर्ण। आपको याद रखना है कि पिंडारियों को कौन उन्मूलन कर दिया था? कर्ण ने। दिमाग रखना है कि कर्ण प्रयाग में क्या मिल गया? पिंडार नदी। कर्ण में क्या मिल गया? पिंडार नदी। आपको यह बात रखना है कि कर्ण जो है पिंडारियों का उन्मूलन कर दिया था महाभारत में। पूर्ण सब पिंडारी समुदाय खत्म कर दिया था, नस्ते नाबूद। याद रखना है कि पिंडारियों को कौन मिटा दिया था? कर्ण मिटा दिया था। तो कर्ण प्रयाग में क्या हो गया? पिंडार नदी। इस बार रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आप जानते हैं शिव शंकर भगवान जब मंदाकिनी ऊपर से जब आती है और जटाओं में समाती है तो वो एकदम रुद्र रूप धारण कर लेता है, एकदम पूरा बाल को बिखेर लेता है एकदम पूरा। और इस तरह से उसके जटाओं में जब गंगा समाती है यानी वो रुद्र विकराल रूप धारण करता है। तो कौन ऊपर से कौन आती है? मंदाकिनी। आपको पता है गंगा नहीं आती है, मंदाकिनी आती है। क्या कहती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी को देवों की नदी कहा जाता है। देखिए रुद्र रूप कब होता है? जब मंदाकिनी उसके जटाओं में समाती है। याद रखना है शिव का रुद्र रूप कब होता है? रुद्र तब होता है जब मंदाकिनी आती है। मंदाकिनी जब जटाओं में आती है तब हो जाता है रुद्र रूप। क्या जाता है? रुद्र रूप। याद रखना है आपको रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। देव प्रयाग में तो आपको पता ही है कि देव में क्या हो जाएगा? देवों की नदी क्या है? गंगा है। देवों की नदी क्या है? गंगा। देव प्रयाग में क्या हो जाता है आपका? तो इधर से आपका हो जाएगा भागीरथी, इधर से जाएगा अलकनंदा। यहाँ हो जाएगा आपका भागीरथी प्लस अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा मिलता है तो वो कहलाता है देव प्रयाग। और यहीं से बन करके निकलती है गंगा बन करके। क्या बनती है? गंगा। तो गंगा बनने के पूर्व आपको ये कहानियां आपको याद रखना है। चलिए इस चीज को आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। ऐसे हम जब तक बोलते रहते हैं आप तो शायद लिख भी लिए होंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपका बिल्कुल प्योर गंगा का पूरी तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं हम कि गंगा नदी से संबंधित जो भी बातें हैं हम उसको एकदम पूरा कंप्लीट खत्म ही कर रहे हैं। आप वीडियो को रोक करके लिख लिया कीजिए क्योंकि हमारे पास में उतना समय नहीं है जो कि हम वेट करेंगे कि आप इस चीज को लिखिए फिर हम मिटाएंगे फिर आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका गंगा नदी का पूरा कहानी जो भी टॉपिक था गंगा नदी से हमारा ये कंप्लीट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे यमुना के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? यमुना के।
और एक दो प्रश्न और भी जान लीजिए कि गंगा के किनारे जो बसा हुआ सबसे प्रमुख शहर है वो उत्तर प्रदेश का कानपुर है। कौन है? उत्तर प्रदेश का कानपुर। यानी गंगा के किनारे बसे हुए, जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख शहर, जो सबसे बड़ा शहर है कानपुर, कानपुर जो है गंगा के किनारे बसा हुआ है। आपको बता दें बिहार की जो राजधानी है पटना, वो भी आपके गंगा नदी किनारे पे बसा हुआ है, आपको पता ही है चीज। गंगा नदी पे एक राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NH1, NH नहीं कहेंगे इसको, WH कहेंगे, वाटर मार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग है। WH1 इसको कहेंगे, वाटर हाईवे इसको कहेंगे। ये जो है आपका 1986 में बना था, 1986 ईस्वी में। कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है नीति, ये आपको कब आया था? 1986 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1986 में। और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज से होकर के ये आपका पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, यूपी के प्रयागराज, प्रयागराज से हल्दिया 1986 में बना ये। और ये 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर की लंबाई वाला ये जलमार्ग है। चलिए इसको समझते हैं आप लोग। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग जो एक है, राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? एक। राष्ट्रीय जलमार्ग एक, राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? एक। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है इसको हम लोग WH बोलते हैं, 1 वाटर वे बोलेंगे इसको, वाटर हाईवे बोलेंगे, यानी कि जल वाला मार्ग जो बोलेंगे। ये 1986 में बना। कब से बना? ये कब बना? ये 1986 में। 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है, ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लेकर के पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। पश्चिम बंगाल के हल्दिया, हल्दिया कहाँ आपका? पश्चिम बंगाल में। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। और ये आपका हो गया यूपी में। कहाँ हो गया? यूपी में। यूपी और पश्चिम बंगाल के बीच में एक जलमार्ग है, उसका नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग एक। और ये कहां से कहां तक है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद को हम लोग अभी प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। आप इसको याद कर लीजिए कि गंगा नदी पर ही जो है, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग एक है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। और इसका निर्धारण कब हुआ है? 1986 में। 1986 में ये प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ती है, प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ती है। आपको याद रखना है यूपी को बंगाल से, यूपी को बंगाल से। चलिए लिखिए इसको। वीडियो को रोक करके आप लिख लिया कीजिए। अब दूसरी नदी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। यमुना जो है उत्तराखंड में ही एक जगह है, यमुनोत्री पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? यमुनोत्री पहाड़ी। उत्तराखंड में ही एक जगह है यमुनोत्री पहाड़ी। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको कर ही लिए होंगे। ये आपका यहाँ से गंगा बन गया है, ठीक है। यहीं पे है यमुनोत्री पहाड़ी। यहाँ कौन सी पहाड़ी है? यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री पहाड़ी है। और यहीं से निकलती है यमुना नदी। यहाँ से क्या निकलती है? यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश में आकर प्रवेश कर करके ये मिल जाती है गंगा में। ये है प्रयागराज। ये आपका क्या हो गया? प्रयागराज। प्रयागराज में ये क्या हो गया? आपका गंगा आकर के मिल गया यहाँ पे। ये आपका था यमुना नदी, ये था आपका यमुना नदी। यमुना नदी कहां से निकला? यमुनोत्री, उत्तराखंड के यमुनोत्री पहाड़ी से। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के यमुनोत्री पहाड़ी से। और ये ऐसे करके मिलते हुए कहाँ मिल गया? प्रयागराज में। कहाँ मिल गया? प्रयागराज में। और प्रयागराज में ये करके मिल गई और यहाँ से गंगा बन करके आगे बढ़ गया। आपको बता दें यमुना नदी के थोड़े बारे में विशेषता बता देते हैं। यमुना नदी जो है ये इतनी ज्यादा गंदा है नदी, इसको खुला नाला कहा जाता है। क्या कहता है? खुला नाला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुला नाला जो है किस नदी को कहा जाता है? यमुना नदी को। किसको कहते हैं? यमुना नदी को। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। लिख लीजिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। आपको लिखना है इस चीज को। इसकी लंबाई जो है 1326 किलोमीटर है। 1326 किलोमीटर किसका? यमुना का। यमुना की लंबाई जो है, यमुना की लंबाई आपका 1326 किलोमीटर। याद रखना 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। यमुना कितना है? 13 दूनी 26 है। गंगा क्या बताएं? 2500। गंगा का क्या बताएं? 2500 किलोमीटर। और जबकि यमुना की लंबाई कितनी है? 1326 किलोमीटर। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आपको इस चीज को लिखना है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपका है यमुना। कौन सा है? यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना इतना गंदा है, इतना प्रदूषित है कि इसको खुला नाला का संज्ञा दिया गया। क्या कहता है इसको? खुला नाला। क्या कहते हैं इसको? खुला नाला। यमुना नदी जो है दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश में, दिल्ली होते हुए कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जाकर के ये मिल जाती है।
यमुना की सहायक नदियों की बात करें, यमुना में 2-3 सहायक नदी है। एक है चंबल नदी, कौन सी नदी है? चंबल, बेतवा, केन। देखिए आप ये मत सोचिए कहां कहां से आ रहा है, बस इतना जल्दी सहायक नदियां इसका दिखा रहे हैं। चंबल, बेतवा, केन, ये सभी जो है ना किसकी नदियां हैं? सहायक नदियां हैं गंगा, यमुना का। किसका है? यमुना का। यमुना का सहायक नदी कौन कौन हो गया? चंबल, बेतवा, केन। ये तीनों को याद रखिए आप कि चंबल, बेतवा, केन, इसको आप लिखिए। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन, ये आपका कहाँ किसमें मिलेगा? यमुना में। किसमें मिल जाएगा? यमुना में। इतना कर लिया आप लोग। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। यमुना की लंबाई लंबाई कितना पता है? 1326 किलोमीटर। 1326 किलोमीटर। चलिए अब गंगा को हम लोग मिटाते हैं। ये गंगा का कहानी आप पूरा तरह से देख लिए, ठीक है। इसके बाद गंगा जो हमारे बिहार में प्रवेश करेगा, बिहार में से बहुत सारी सहायक नदियां मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसका। चलिए अब हम लोग अब चलते हैं। इसके बाद जो है, ये तो आप देख ली गंगा के बारे में, गंगा को हम लोग दिखा कर रखेंगे। इसमें सहायक नदियों को हम साफ कर दिए थोड़ा सा, ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। और यहीं से निकलेगा ये यमुना, और इसको यहाँ पे मिलाएंगे प्रयागराज में। ये आपका क्षेत्र कहलाएगा प्रयागराज। ये आपका है यमुना, ये आपका यहाँ से हो गया गंगा, ये आपका है देख जा रहा है, ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग है ये, ठीक है। इधर से आपका क्या आया था? अलकनंदा, इधर से भागीरथी। अलकनंदा में 4 नदियां पहले से करके मिल चुकी थी। चलिए अब ये आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये आपका है उत्तर तिब्बत। ये क्या है आपका? चाइना का तिब्बत क्षेत्र है। चाइना का तिब्बत क्षेत्र है। और यहाँ पे है पहाड़ी है, यहाँ से 3 नदियां निकलेगा। कितनी नदियां निकलेगा? 3 नदियां। ऐसे करके एक नदियां होते हुए हिमाचल प्रदेश प्रवेश करते हुए इस प्रकार से बहेगी, ठीक है। और एक नदी यहाँ से बहते हुए पूर्व की ओर बहते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए इस प्रकार से ऐसे आकर के मिलेगी। एक नदी ऐसे से बहते हुए पूर्व दिशा की ओर जाएगी, और ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए ऐसे करके प्रवेश करते हुए असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए यहाँ मिल जाएगी। आपको हम 3 नदियाँ दिखाएं। कितनी नदियाँ दिखाएं? 3 नदियाँ। देखिए ये जो देख रहे हैं आपका, यहाँ से निकला एक नदी इधर दक्षिण, एक नदी निकल करके कहाँ चला गया? एक नदी इधर चला गया, एक नदी यहाँ से निकल गया, और एक नदियाँ जो है यहाँ से निकलते हुए ऐसे करके इधर निकल के आ गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है अमरकंटक। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अमरकंटक। इसको कहेंगे मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। ये पर्वत है, ये पूरा क्षेत्र क्या है? पर्वत है। कैलाश मानसरोवर पर्वत है। कैलाश मानसरोवर पर्वत से 3 नदियां निकलेगा। ये आपका आ गया इधर आपका सिंधु नदी। कौन सी नदी हो गया? सिंधु नदी। ये आपका हो गया सतलज नदी, सतलज। और ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र। ये क्या हो गया आपका? ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र हम आपको यहाँ क्यों लिखे हैं? क्योंकि भारत में जब ये प्रवेश करेगा तब इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ब्रह्मपुत्र। जबकि यहाँ से निकलता है ये सांगपो के नाम से। ये आपका सांगपो नदी बनकर के वहां से निकला और ब्रह्मपुत्र होते हुए बांग्लादेश प्रवेश किया। जैसे बांग्लादेश प्रवेश किया तो यहाँ इसको जमुना कहा गया। जमुना। इधर से क्या आया था? पद्मा। इधर पद्मा और जमुना यहाँ मिल गया। यहाँ से मिलने के बाद ये बन गया मेघना। मेघना बन करके ये क्या करेगा? ये बंगाल खाड़ी में जाकर के गिर जाएगा ये प्रवेश। इधर से पद्मा, इधर से जमुना, इधर मेघना बन करके ये क्या हो गया? प्रवेश कर जाएगा। यानी कि गंगा नदी जब बंगाल से प्रवेश करती है पद्मा कहलाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल से प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं। तो जमुना और पद्मा मिलकर के मेघना बनती है। जगना सूर्य अच्छी तरह समझिए इसको आप कि पद्मा और जमुना दोनों मिलकर क्या बन गया? मेघना। क्या बन गया? मेघना। और मेघना बन के कहाँ गिर गया? ये बंगाल खाड़ी में, यानी अपने मुहाने में ये प्रवेश कर गया। इधर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आया, सांगपो बनकर के निकला। सांगपो बनकर के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए कहाँ चले जाएगी ये? हमारा आकर के बांग्लादेश में। कहाँ मिल जाएगा? बांग्लादेश में। आप इस चीज को यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो अगर बात करें तो ये इसका लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 2900 किलोमीटर। आप कहिएगा कि गंगा से भी सबसे ज्यादा लंबी हो गई। देखिए इसकी टोटल लंबाई हो गया 2900। टोटल लंबाई कितना हो गया? 2900। ब्रह्मपुत्र नदी का कुल लंबाई आपका हो गया 2900 किलोमीटर, ठीक है। जबकि भारत में इसका जो लंबाई है 916 किलोमीटर है। भारत में इसका लंबाई है 916
किलोमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बात करेंगे, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 916 किलोमीटर, और कुल लंबाई का बात करेंगे जहाँ से उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक का, इसका है 2900 किलोमीटर। बात समझ आ गया आपको? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। भारत में कितना लंबा है इसका? 916 किलोमीटर। जबकि गंगा जो है पूरी तरह से भारत में ही 2500 किलोमीटर है। आपको ये याद रखना, इसलिए गंगा को भारत का सबसे लंबी नदी कहा जाता है। चलिए, इधर से आप देख रहे हैं सतलज नदी होता है अगर कहाँ मिल गया, फिर से सिंधु नदी में। ये आपका सिंधु और सतलज, ये तीनों कहाँ उद्गम स्थल गया? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील याद रखना है आपको। मानसरोवर झील से तीनों नदी का उद्गम स्थल हुआ है। कौन कौन सा? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीनों क्या है? ठीक है, इन तीनों नदियों को कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी। ब्रह्मपुत्र को कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। क्यों कहते हैं पूर्ववर्ती? क्योंकि ये यहाँ से निकल करके पूर्व दिशा की ओर बहती है, इसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। इसके अलावा जो आप नदियाँ देख रहे हैं, ये आपका इस क्षेत्र में यहाँ से एक नदी निकलेगा, एक नदी यहाँ से निकलेगा, एक नदी यहाँ से निकलेगा। तो सिंधु के बाद जो निकलेगा आपका, सिंधु के बाद आएगा आपका झेलम, एक नदी ऐसे करके बहेगा और ये चला जाएगा इसमें, ये आपका है झेलम। इसके नीचे में आ जाएगा एक नदी से करके, ये आ जाएगा आपका चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, और एक नदी निकलेगा ऐसे करके, ये जो सतलज मिल जाएगा, ये है ब्यास। ये आपका कितना नदी हो गया? सिंधु तो ऊपर से निकल के आ गया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, 1 2 3 4, यानी इन दो नदियों के बीच में 4 नदियां ऐसे करके सारा नदी कहाँ मिल जाएगा? ऐसे करके ये पाकिस्तान होते हुए गिर जाएगा अरब सागर में। कहाँ गिर जाएगा? अरब सागर में। आपको इस तरह से इसको अपना नक्शा में बना के फटाक से इसको लिखिए, तो फिर इसके बारे में क्वेश्चन बता के वो क्वेश्चन लिखाएंगे आपको। चलिए, आप इसको लिख लिए। इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी की पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ लेंगे। ब्रह्मपुत्र की लंबाई, टोटल लंबाई कितना हो गया? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितना लंबा है? 916 किलोमीटर। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि असम में, कहाँ पे? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सदिया, ये आपका वही है, ठीक है, धुबरी से सदिया। इसका जो निर्धारण किया गया 1988 में। कब किया गया इसका निर्धारण? 1988 ईस्वी में किया गया। 1988 में इसकी लंबाई जो है 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और ये क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग असम राज्य के सदिया से लेकर धुबरी के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का निर्माण किया गया है। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक बताएं? वन बताएं आपको, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज से लेकर के पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। ये NH1 था, उसका 1986 में निर्धारण किया गया था। और ये जो दूसरा NH2 है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 था, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 आपका 1988 में निर्धारण किया गया। कब बना? ये 1988 में। और ये कहाँ से कहाँ तक? असम का धुबरी से लेकर के सदिया तक। ये दोनों जगह है। इसका लंबाई कितना? 891 किलोमीटर। ये दोनों कहाँ है? असम में। और किस नदी पर? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। आपको इस चीज को याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। आपको ये भी बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है, तो असम में एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली। आपको याद रखना है कि माजुली जो है असम में है। कहाँ? ये असम में। और ये क्या है? एक नदी द्वीप है। ये क्या है? नदी द्वीप है, यानी कि नदी के बीच में ये द्वीप निकला हुआ है माजुली। और असम सरकार इसको एक जिला का भी दर्जा दिया गया, इसको जो जिला घोषित किया है। माजुली एक जिला है, असम का क्या है? जिला है, जो कि एकदम बिल्कुल नदी के बीच में ये द्वीप के रूप में है। इसीलिए इसको कहता है विश्व का एकमात्र जिला नदी द्वीप कौन सा है? यह माजुली है। कौन सा है? असम का माजुली। और आपको ये भी बता दें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बात करेंगे तो ये आपका असम का माजुली हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ है? असम में है। आपको बता दें ये क्या है? नदी द्वीप है। यह कहाँ है? असम में। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये है असम में, माजुली नदी पर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसका नाम क्या है? माजुली नाम है। और ये माजुली को असम सरकार ने क्या किया? एक जिला घोषित किया है, इसको एक जिला बना दिया है। तो इस चीज को आपको याद रखना है।
एकमात्र ऐसा नदी द्वीप है जिसको जिला बनाया गया है, ये विश्व का एकमात्र नदी द्वीप जिसको कि जिला कहा जाता है, वो माजुली है। कौन है वो? माजुली। और ये कहाँ? ये असम में है। इसको भी आपको लिखना है। 891 किलोमीटर 1988 में बना राष्ट्रीय जलमार्ग 2, असम में धुबरी से लेकर के सदिया तक आपको याद रखना है। चलिए इसको लिख लिए, माजुली असम नदी द्वीप हो गया। अब सिंधु के बारे में जानते हैं। सिंधु नदियां जो है ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदियां हैं। देखिए कैलाश पर्वत के पूर्व से बहने वाली जो नदियां हैं, यानी सुनिए पूर्ववर्ती नदियां किसको कहते हैं? हिमालय पर्वत, यानी हिमालय पर्वत के बनने से पहले जो नदियां बहती है, जो लगातार बहते हुए आ रही है, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। क्या कहते हैं उसको? पूर्ववर्ती नदियां। और हिमालय बनने के बाद जो नदियां बह रही है उसे बोलते हैं परवर्ती नदियां। पूर्ववर्ती और प्रतिवर्ती का मतलब ये हो गया, हिमालय बनने से पूर्व जो नदियां लगातार बहते हुए आ रही है सदियों से, उसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां। तो आपका सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका पूर्ववर्ती नदियां। ये हिमालय बनने के निर्माण होने के पहले से ये नदियां बहते हुए आ रही है। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये सब क्या है? पूर्ववर्ती नदियां हैं। आपको याद रखना है इस चीज को। तो सिंधु के बारे में बता दें, ये आपका अभी लद्दाख से होकर करके, ये अभी कहाँ बहेगा? लद्दाख। पहले कश्मीर कहलाता था, अभी क्या कहलाएगा? लद्दाख। लद्दाख होते हुए कहाँ चला जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान होते हुए बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाएगी। इसमें सहायक नदियां कौन कौन से? सिंधु सहायक नदियां आपका झेलम, चिनाब और रावी। और सतलज का सहायक कौन हो गया? ब्यास। सतलज का सहायक कौन हो गया? ब्यास। सतलज का सहायक नदी हो गया ब्यास। और रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, ये सब के सब सिंधु की सहायक नदियां होगा। सिंधु के सहायक कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। ये चार सिंधु का सहायक कौन कौन हो गया? झेलम, चिनाब और रावी, क्योंकि तीनों नदियां इसमें आकर मिलेगा। और सतलज का सहायक नदी हो गया ब्यास। ब्यास नदी भारत में ही जो है ना, ब्यास नदी भारत में ही जो है ना सतलज में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। और बाकी सतलज मिल करके कहाँ जाती है? ये पाकिस्तान में। और कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी का जल क्षेत्र इतना बढ़ जाता है कि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाता है। देखते हैं सारा नदी आकर के पाकिस्तान में चली आ रही है। पाकिस्तान का हालत खराब होगा कि नहीं होगा? आप आए दिन देखते हैं कि मोदी सरकार क्या कर रहे हैं, कभी कभी सिंधु जल विवाद हो जाता है। सिंधु जल विवाद होता है, सिंधु नदी का पानी पूरा रोक लेता है, और जो छोटे मतलब पूरा छोड़ देता है, पूरा पाकिस्तान ही डूब जाता है, बह जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया ऊपर का नदियां। आपको बता दें सिंधु संबंधित सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता क्या हुआ था? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में हुआ। आपको याद रखना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। इससे संबंधित 2-3 को पॉइंट बनता है, आप इसको लिख लीजिए। सिंधु जल समझौता क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक समझौता हुआ, इसका नाम रखा गया सिंधु जल समझौता। 1960 में हुआ था। इसमें कहा गया था ऊपर की 3 नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का, यानी कि सिंधु प्लस झेलम प्लस चिनाब, इन 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% जल जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और बाकी इसका 20% हिस्सा जो है वो भारत इंडिया इस्तेमाल करेगा। भारत यानी भारत इसका उपयोग करेगा। ये था सिंधु जल समझौता का मतलब कि बातें। सिंधु समझौता जो हुआ था दोनों देशों के बीच में, यह बातें उसमें हुई थी। तो बात कहा गया था सिंधु जल समझौता 1960 में जो हुआ, उसमें कहा गया था सिंधु, झेलम, चिनाब यानी ऊपर की तीनों नदियों का 80% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, भारत रोक नहीं सकता है उसको, और 20% जो है भारत इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा जो है बाकी 3 नदियां जो है रावी, ब्यास, सतलज, रावी प्लस ब्यास प्लस सतलज, इसका 80% हिस्सा भारत इस्तेमाल करेगा। कौन करेगा? भारत। और 20% हिस्सा जो है पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान। आपको इस चीज को दिमाग में रखना है, लिख लीजिए इसको कि नीचे का 3 रावी, ब्यास, सतलज, इस तीनों का 80% इंडिया इस्तेमाल करेगा, और 20% हिस्सा कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान। ये था आपका सिंधु जल समझौता का बातें। चलिए इसको लिख लीजिए आप। लिख लिए? चलिए ये झेलम नदी देख रहे हैं, ये है शेषनाग। यहाँ पे क्या है? लिखते जाइए, हम बोलते जाते हैं।
झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है ये शेषनाग झील से हुआ है। किससे हुआ है? शेषनाग झील से। आप लिखिए कि झेलम नदी, सिंधु तो देख लिया आप कहाँ से आया, देखना झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील। सिंधु नदी का जन्म स्थल कहाँ हो गया? शेषनाग झील। सिंधु निकला है शेषनाग से, शेषनाग झील है। आप याद रखिए, इसको ट्रिक क्या बताएंगे आपको हम कि शेषनाग है झील है, शेषनाग झील है, तो नाग को झेल नहीं पाता है कोई, नाग को कोई झेल पाएगा? शेषनाग जब आ जाएगा कोई झेल पाएगा उसको? क्या बोलेंगे? शेषनाग जब आया तो झेल नहीं पाया, यानी झेलम नदी। शेषनाग से क्या निकला? झेलम। शेषनाग को कोई झेल नहीं पाता है, शेषनाग को कोई झेल नहीं सकी, शेषनाग को कोई झेल नहीं सकी। याद रखना है शेषनाग झील से क्या निकल गया? झेलम। क्या निकल गया आपका? झेलम निकल गया। झेलम कहाँ से निकल गया? शेषनाग झील से। और ये जो है ना वुलर झील होते हुए कहाँ चली जाएगी? पाकिस्तान। वुलर झील होते हुए शेषनाग झील से निकलेगी और वुलर झील होते हुए ये पाकिस्तान चली जाएगी। वुलर झील को पार करते हुए, वुलर झील को होते हुए, बीच से गुजरते हुए कहाँ चली जाएगी? पाकिस्तान में जाकर के सिंधु में मिल जाएगी। अब ये चिनाब जो देख रहे हैं ये निकलता है बारालाचा दर्रा से। कहाँ से निकलता है ये? बारालाचा दर्रा से। आपको रखना याद कि चिनाब कहाँ से निकलेगा? बारालाचा, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा से कौन निकल गया? चिनाब। कौन निकल गया? चिनाब। चिनाब जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। आपको लिखना है झेलम आकर के मिल जाएगा इसमें, चिनाब में ही। झेलम किसमें मिलेगा? चिनाब में। झेलम आकर चिनाब में मिलती है। और चिनाब जो है सिंधु की सबसे लंबी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी है। कौन है सहायक नदी? है चिनाब। आपको लिखना है इस चीज को कि चिनाब जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बारलाचा दर्रा से। क्या नाम? कहाँ से निकलती है? बारलाचा दर्रा से। आप इसको लिखिए। चिनाब को प्राचीन युग में कहता था आकिस्कनी, आकिस्कनी, आकिस्कनी कहते थे। क्या कहते थे? आकिस्कनी। आपको लिख लीजिए चिनाब को प्राचीन युग में, प्राचीन नाम उसका आकिस्कनी है। क्या नाम है? आकिस्कनी। हम एक वीडियो लिख देंगे आपको अलग से कि नदी और उसका प्राचीन नाम क्या था। अभी उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए चिनाब हो गया आपका। इसके बाद में आते हैं रावी। कौन सी नदी पे आते हैं? रावी नदी पे। तो रावी नदी जो है आपका है ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हिमाचल प्रदेश से। ये दोनों आप देख रहे थे लद्दाख से, कश्मीर लद्दाख से निकल रहा था, लेकिन रावी जो निकलेगा, रावी निकलेगा आपका हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। आपको लिखना है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। एक वीडियो लाएंगे इसमें से सभी दर्रा को पढ़ाएंगे आपको हम। रोहतांग दर्रा आपका कहाँ? रोहतांग दर्रा से कौन सा निकला नदी? रावी नदी। कौन सा निकला? रावी नदी। और ये भी जाकर कहाँ मिल जाएगा? पाकिस्तान में, सिंधु में मिलने से पहले चिनाब में मिलेगा और चिनाब में जाकर के ये सिंधु नदी में ये मिल जाएगा। तो ये रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा से कहाँ से निकल गया? रोहतांग दर्रा से। अब एक जो बच गया नीचे आपका ब्यास। ब्यास नदी जो है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश से, एचपी से ही निकलता है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है उसका नाम है कुंड है, उसका नाम है ब्यास कुंड। ये निकल गया आपका ब्यास कुंड से। यानी ब्यास निकला ब्यास कुंड से। ब्यास नदी कहाँ से निकला? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी कहाँ से निकला? ब्यास कुंड से। और ब्यास नदी एकमात्र, ब्यास नदी ऐसी है जो कि सिंधु की सहायक है, लेकिन मात्र ये भारत में बहती है। कहाँ बहती है? भारत में। क्योंकि पाकिस्तान जब ये जाती है तो क्या बन करके? सतलज बन करके। आपको लिखना है कि सिंधु की ब्यास एक सहायक नदी, ऐसी सहायक नदी है जो भारत में ही ब्यास के नाम से जानी जाती है। जब ये पाकिस्तान प्रवेश करती है तो सतलज बनकर के चली जाती है। ठीक है। तो ब्यास से कहाँ निकला? ब्यास कुंड से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकला रावी। ठीक है। रावी निकला रोहतांग दर्रा से। ब्यास कुंड से निकला ब्यास। चिनाब निकला किससे आपका? चिनाब निकला आपका बारलाचा दर्रा से। और झेलम से क्या निकला? शेषनाग झील से। शेषनाग झील से। और सिंधु आपका यहाँ से निकल करके आ रहा है। आप देख रहे हैं क्लास पर्वत मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से तीनों नदियाँ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सभी नदियों का उद्गम स्थल और सब जाकर के कहाँ मिलेगा? बंगाल खाड़ी में। तो इधर का जो हमारा नदियाँ था ये कंप्लीट हो गया और गंगा का पूरा कंप्लीट हो गया। ब्रह्मपुत्र के बारे में आप जान लिए पूरी तरह से। और अब एक देख लीजिए यहाँ पे पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से तीन नदियाँ निकलेगी। एक नदी निकलेगा इधर से करके पूर्व की ओर चले जाएगी,
उत्तर की ओर, और एक ऐसे करके इधर दक्षिण की ओर, और एक ऐसे करके इधर हो जाएगी। तो ये नदी देख रहे हैं नर्मदा, नर्मदा, ये आपका है महानदी, और ये आपका हो गया सोन नदी। ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा के बीच में पठार है, अमरकंटक का पहाड़ी है, पठार है। कहीं आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, कहीं आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, इसलिए दिमाग में कंफ्यूजन नहीं करना है। एक ही पठार है, उसका अलग अलग भाग है वो, ठीक है, दिमाग में रखना है। तो यहाँ से निकला सनम, क्या निकला सनम, सो नो मो सनम, सो हो गया सोन, नौ से गया नर्मदा, मो से गया महानदी, सोनम। याद रखना आपको क्या ट्रिक आपको बता देते हैं, इसका ट्रिक रखिए आपका सोनम। सोनम कहाँ से निकला, अमरकंटक से, अमरकंटक, सो का हो गया सोन, नौ से गया नर्मदा, मो से गया महानदी। सोनम कहाँ से निकल गया, अमरकंटक से। सोनम कहाँ से निकला, अमरकंटक से। अब यही आप अगर मानसरोवर झील से बात करेंगे अब उसके लिए ट्रिक बता देते हैं आपको, सिब्रस, क्या रखना है, सिब्रस। सिब्रस कहाँ से निकला, मानसरोवर झील से, सिब्रस। सिब्रस कहाँ से निकला, मानसरोवर लद्दाख, तिब्बत से। शीश हो गया आपका सिंधु, ब्रस हो गया आपका ब्रह्मपुत्र, और सस हो गया आपका सतलज। ये तीन नदी का आपको याद रखना है जो तिब्बत से निकलती है, और ये तीन नदी सोनम में हो गया, सो हो गया सोन, नौ से हो गया नर्मदा, और मो से हो गया आपका महानदी। ये तीन नदियां जो आपका ये अमरकंटक से निकला, कहाँ से निकला, अमरकंटक, सोनम से निकला अमरकंटक, सिब्रस से निकला मानसरोवर से। याद रखना है उस चीज को। तो ये तीन नदियां ऐसे इस प्रकार से निकल के, अब राजस्थान, ये आपका राजस्थान एरिया है, राजस्थान में एक नदी है लूनी नदी, यहाँ से राजस्थान में एक नदी है लूनी नदी से करके, जो कच्छ करण में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कच्छ करण में क्या हो जाएगा, गुजरात में आकर के प्रवेश करेगा, गुजरात में कच्छ करण ऐसे करके, और यह प्रवेश यहाँ एक नदी गायब हो जाएगा, ये लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकली, राजस्थान से। कहाँ से निकली, राजस्थान से, राजस्थान के अरावली पहाड़ी से। यहाँ पे एक पहाड़ी है अरावली पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, अरावली, अरावली पहाड़ी है, और यहाँ से निकला लूनी नदी, और ये कच्छ करण में, कच्छ का रण, कच्छ करण में क्या हो गया, ये गायब हो गया। कच्छ करण में क्या हो गया, ये गायब हो जाता है। तो एकमात्र नदी जो कि कच्छ करण में गायब हो जाती है वो है लूनी नदी। वो कहाँ है, अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है, और ये हमारा कच्छ करण में गायब हो जाती है। तो ये आपका जितना भी नदियाँ आप देख रहे हैं, ये आपका नदियाँ हो गया हिमालयन नदियाँ, ये सभी सब क्या है, हिमालय नदियाँ, और ये आपका उत्तरी भारत का नदियाँ हैं। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें नदियाँ से संबंधित जो भी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही साथ में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की जितना भी नदियाँ हैं उसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ के कवर करेंगे। तो आज के क्लास में नदी का यहीं तक रहेगा बात। तो आज का क्लास ये कैसा लगा अपना कमेंट में राय जरूर दें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। आप लोग इसको अच्छी तरह से बारीकी से वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह से समझें, सुने, और उसका क्वेश्चन जितना भी बनता है उसको लिखने का प्रयास करें। और इस तरह से आप डायग्राम बना करके कॉपी में 3 से 4 बार अगर बनाएंगे, 4 बार 5 बार कॉपी में गंदा करेंगे पेज को, 3 पेज 4 पेज 5 पेज इस तरह कीजिएगा, आपका सारा नक्शा दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, कौन नदियाँ कहाँ से निकला, कहाँ कहाँ जाकर प्रवेश किया। इस प्रकार से भारत की हमारा पूर्वोत्तर भारत की नदियाँ, इसको क्या हम लोग कहेंगे, या क्या कहेंगे, इसको हिमालय नदियाँ कहेंगे। हिमालय नदियाँ पूरी तरह से कवर हो चुका है आज के क्लास में। और अगला जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उसमें हमारे दक्षिण भारत की जितना नदियाँ हैं उन नदियों को हम लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।